प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का अर्थ। क्या? ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का अर्थ, इसका भावार्थ ये होता है कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह इस बात को लेकर होगा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से प्रत्येक युग में राज्य के अर्थ में, उसके भाव के रूप में, उसके तत्व के रूप में परिवर्तन आता रहा है। वैसे भी राजनीति विज्ञान की कोई भी अवधारणा हो, चाहे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक आज्ञाकारिता, कोई भी अवधारणा हो, समय, परिस्थिति, आवश्यकता के संदर्भ में, युग के संदर्भ में उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो राज्य की अवधारणा है, स्टेट शब्द है, स्टेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में तो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। आज हम जो ये राज्य शब्द है, वास्तव में इसका जो भाव है, राज्य शब्द का भाव क्या रहा है, आज क्या है और आगे क्या रहेगा, इस बात को समझाएंगे। मतलब वास्तव में प्राचीन यूनान में एथेंस, स्पार्टा में राज्य को किस भाव से लिया जाता था, उसका क्या अर्थ लिया जाता था। उसके बाद में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत या जो है प्राचीन रोम में राज्य का क्या अर्थ लिया गया है। उसके बाद मध्य युग में राज्य का क्या अर्थ लिया गया, फिर आरंभिक आधुनिक युग में इसका क्या अर्थ लिया गया, और आधुनिक युग में, समसामयिक युग में राज्य का क्या अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार से मैंने मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 5 चरण बनाए हैं। इन 5 चरणों में हमें यह समझना है कि वास्तविक रूप में राज्य का क्या अर्थ रहा है, अर्थात वास्तव में राज्य के भाव में क्या परिवर्तन आता रहा है। वैसे हम देखें तो वास्तविक रूप में राज्य शब्द को जब हम समझते हैं तो इसका जो मूल भाव होता है वो मूल भाव एक ही है। क्या? इसको चाहे तो हम 3 बिंदु बना सकते हैं, बाकी मैं ये कहूंगा कि मूल भाव एक ही है। वो ये है कि राज्य समुदायों का समुदाय है, प्राचीन समय से आज तक ये सत्य है। दूसरा ये है, जैसे मैं लास्ट में सारी बातें नोट की है, राज्य समुदाय के रूप में, राज्य शासन प्रबंध के रूप में और राज्य शक्ति के रूप में। तो वास्तव में राज्य समुदाय के रूप में, राज्य शासन प्रबंध के रूप में और राज्य शक्ति के रूप में, चाहे ये तीनों जो तत्व है आधुनिक युग की देन है, लेकिन प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही तत्व किसी न किसी रूप में प्राचीन समय से मौजूद रहे हैं भाव के रूप में। चाहे राज्य का स्वरूप नैतिक रहा हो, चाहे राज्य का स्वरूप प्राकृतिक रहा हो, चाहे राज्य का स्वरूप धार्मिक रूप में रहा हो, मूल बात यह है कि ये एक समुदाय के रूप में, शासन प्रबंध के रूप में और एक शक्ति के रूप में, ये जो 3 बातें हैं ये किसी न किसी रूप में भाव के रूप में प्राचीन समय से ही वास्तव में इसके पीछे छिपी हुई थी, जिसको कि हम आधुनिक युग में उजागर करेंगे कि वास्तव में इसका मूल भावार्थ क्या होता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी देखो, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब तक राज्य की अवधारणा को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक राजनीति विज्ञान समझ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही तो है, और राज्य है तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, राज्य का निर्माण किन तत्वों से होता है, राज्य का उद्देश्य, कार्य, लक्ष्य क्या है, ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे मैंने राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं सारे अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सारे सिद्धांत अपलोड कर दिए। अब तो हम केवल जो राज्य शब्द है, स्टेट शब्द है, इसकी उत्पत्ति मैंने समझा दी है। आज इसका ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का क्या अर्थ है, विभिन्न युगों में इसका क्या भावार्थ लिया गया है, ये बताएंगे। और इसके बाद में
राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसी के साथ में वास्तविक रूप में राज्य का कार्य और उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में विभाजन किया जा सकता है, इत्यादि ढेरों बातें, ये सभी मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, राजनीति विज्ञान को तभी समझेंगे जबकि आप राज्य शब्द को, राज्य अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो वास्तविक रूप में हम जब राज्य शब्द की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि वास्तविक रूप में जो राज्य शब्द है, अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, अंग्रेजी में से स्टेट कहते हैं। स्टेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है, जो कि व्यक्ति का एक सामाजिक स्तर होता है। मतलब इसका भावार्थ, स्टेटस का भावार्थ होता है व्यक्ति का सामाजिक स्तर। अब राज्य का जो स्तर है, राज्य का स्तर वास्तव में विभिन्न युगों में अलग अलग दृष्टि से देखा गया है। वो जो मूल भाव है, इस भाव की तो चर्चा करेंगे हम कि किस युग में इसका क्या भाव रहा है, इसका क्या सामाजिक स्तर रहा है, इसका स्टेटस क्या रहा है। तो वास्तव में राज्य शब्द की उत्पत्ति क्या लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है। किससे हुई है? स्टेटस से हुई है। और अंग्रेजी में राज्य को स्टेट कहते हैं। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो बेटा जो स्टेट शब्द है, राज्य शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावेली के द्वारा अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया गया है, जो कि इटली के विचारक हैं। क्या? आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक भी कहलाते हैं, जो कि इटली के राजनीतिक विचारक है मैकियावेली, जिन्होंने की राजनीति को धर्म और नैतिकता से सबसे पहले अलग किया था कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता नहीं हो। मैकियावेली ने धर्म को, नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग किया था, सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। इसलिए इनको जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। और मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम मध्य युग की सभी बातों का खंडन कर दिया था और स्पष्ट रूप में कहा था मैकियावेली ने कि जो चर्च होगा, क्या जो चर्च होगा, ईसाई धर्म का एक संगठन है, ईसाई धर्म की एक संस्था है चर्च। ये जो चर्च है ये राज्य के अधीन होगा। किसने की थी ये बात? मैकियावेली ने। जबकि मैकियावेली से पहले संत थॉमस एक्विनास थे। संत थॉमस एक्विनास ने इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सुम्मा थियोलॉजिया धर्म मीमांसा, इसमें इन्होंने ये कहा था कि वास्तविक रूप में जो राज्य होगा वो चर्च के अधीन होगा। एक्विनास ने ये बात कही थी। जबकि मैकियावेली ने मत्ती की सब बातों का खंडन कर दिया, स्पष्ट रूप में कह दिया कि सर्वोच्च कौन होगा? राज्य होगा। बेटा ध्यान देंगे, इसीलिए मैकियावेली ने ही अपनी पुस्तक द प्रिंस में सर्वप्रथम स्टेट शब्द का प्रयोग किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले। क्लियर? बाकी राज्य की क्या डेफिनेशन है, परिभाषाएं क्या है, इसके लिए हम अगला लेक्चर आपके सामने लेकर के आएंगे। आज तो केवल ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का अर्थ देखेंगे कि किस किस युग में राज्य को किस किस भाव से देखा गया है। यस बेटा, अब हम समझते हैं एक बात को। इधर आइए, अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा राज्य शब्द, स्टेट, राज्य शब्द के प्रयोग से भी अधिक, शब्द के प्रयोग से भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या राज्य में निहित भाव से संबंधित है। मतलब राज्य के प्रयोग से भी अधिक, राज्य का प्रयोग किस रूप में किया जाए, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण समस्या तो राज्य में निहित भाव से संबंधित है कि राज्य का भाव क्या है, मतलब इसका मूल भाव क्या है, मूल भावार्थ क्या है। और ये प्रत्येक युग में बदलता रहा है। आधुनिक युग में इसका भाव कुछ है, प्राचीन यूनान में इसका भाव कुछ था, और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो मूल जो समस्या है वो राज्य में निहित भाव से संबंधित है, और राज्य शब्द का भाव क्या रहा है तथा आज क्या है। आज क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब राज्य शब्द का भाव क्या रहा है और आज क्या है, ये मुख्य समस्या है। तो वास्तविक रूप में हमें आज के लेक्चर में यही समझना है कि राज्य का भाव क्या रहा है और आज इसका भावार्थ क्या है, इसका मूल भाव क्या है। मतलब प्रयोग की, राज्य शब्द के प्रयोग की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण समस्या राज्य में निहित भाव से संबंधित है कि राज्य का मूल भाव क्या है, किस भाव, किस भावार्थ से वास्तविक रूप में हम राज्य को समझे। तो प्रत्येक युग में इसका अलग अलग भाव लिया गया है। आज हम इस भाव की ही बात करेंगे। और बेटा जब तक आप प्रत्येक युग में इसका भाव नहीं समझेंगे तब तक राज्य शब्द को आप समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक राज्य के भाव को नहीं समझेंगे तब तक आप राज्य की अन्य समुदायों से तुलना कैसे करेंगे। देखा जाए तो राज्य समाज से अलग है, राष्ट्र से अलग है, देश से अलग है, सरकार से अलग है,
राष्ट्रीयता से अलग है। यस, ये तभी तो समझेंगे जब आप राज्य के मूल भाव को समझेंगे। राज्य के मूल भाव को नहीं समझेंगे तब तक अन्य उदाहरणों से इसका अंतर भी नहीं समझ सकते। और मैं आपको राज्य की तुलना सरकार, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, समाज, इन सब से तुलना करते हुए समझाऊंगा। मतलब राज्य की तुलना इन सबसे मैं करूंगा और प्रत्येक के ऊपर एक एक लेक्चर अपलोड करूंगा। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे तो राज्य शब्द, राज्य की जो अवधारणा इसको व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में समझाना, जिससे कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना, जिससे कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी परेशान नहीं हो। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बात आती है ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य के अर्थ तथा उसमें निहित तत्वों का अध्ययन करेंगे। अब हम मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य के अर्थ तथा उसमें निहित तत्व क्या क्या है, इन अर्थ और तत्वों को हम वास्तविक रूप में संक्षेप में इन बिंदुओं के आधार पर, 5 बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्य का अर्थ किस युग में क्या लिया गया है और राज्य के क्या तत्व रहे हैं। मतलब जैसे प्राचीन यूनान में राज्य का क्या अर्थ लिया गया है, इसके क्या तत्व रहे हैं। प्राचीन रोम में राज्य का क्या अर्थ रहा है, इसके क्या तत्व रहे हैं। मध्य युग में राज्य का क्या अर्थ रहा है, इसके क्या तत्व रहे हैं। आरंभिक आधुनिक युग में राज्य का क्या अर्थ रहा है, इसके क्या तत्व रहे हैं। और आधुनिक युग में राज्य का क्या अर्थ लिया जाता है और इसके क्या तत्व है। बेटा, ये 5 बिंदुओं के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, सबसे पहले आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं। ये मैं पहले ही बता देता हूं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है बेटा, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं। हालांकि प्राचीन समय में यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने, जिसमें हम मनु, कौटिल्य, शुक्र का नाम ले सकते हैं, उन्होंने राज्य निर्माण के बेटा 7 तत्व बतलाए थे, जिसको कि मनु, कौटिल्य, शुक्र ने सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी थी। क्या? सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी थी। अर्थात इन्होंने राज्य के निर्माण के 7 तत्व, 7 अंग या 7 प्रकृतियां बतलाई है। ठीक है बेटा, जैसे स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, क्या कोश, फिर दंडिया, सेना और मित्र। 7 हो बेटा ये। तो प्राचीन समय में राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे, जबकि आधुनिक युग में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो सरकार तो राज्य निर्माण का एक तत्व है बेटा, ये ध्यान रखना है। और प्रभु सत्ता किसको कहते हैं? राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसको प्रभु सत्ता कहते हैं। प्रभु सत्ता के ऊपर मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यस बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन 5 चरणों या 5 बिंदु के आधार पर ये देखेंगे कि वास्तविक रूप में जो महत्वपूर्ण समस्या राज्य में निहित भाव से संबंधित है, तो इस भाव मतलब राज्य शब्द का भाव क्या रहा है और आज क्या है, इसको हम संक्षेप इन 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1, प्राचीन यूनान में राज्य का अर्थ। प्राचीन यूनान में, यूनान के अंतर्गत विशेषकर हम देखें बेटा तो वास्तविक रूप में नगर राज्य मौजूद थे, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं सिटी स्टेट, नगर राज्य। यूनान के अंतर्गत विशेषकर 2 नगर राज्य महत्वपूर्ण थे, एथेंस और स्पार्टा। और वास्तविक रूप में यूनान के अंतर्गत ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक थे, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं प्लेटो से ही। इसके प्राचीन यूनान में राज्य का क्या अर्थ लिया जाता है, तो वास्तविक रूप में इसमें सबसे पहले नाम आते हैं प्लेटो और अरस्तु। हालांकि प्लेटो का जो गुरु था सुकरात, चर्चा तो सुकरात से ही हो जाती है, क्योंकि सुकरात ने जो अपने विचार दिए थे उन विचारों को प्लेटो ने स्वीकार किया है, यह बात ध्यान रखनी है। फिर प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी है, रिपब्लिक का अरस्तु ने वास्तविक रूप में ज्यादातर सिद्धांतों का खंडन किया है। जैसा कि अरस्तु के बारे में कहा भी जाता है कि अरस्तु वो गो का बादशाह है जो अपनी मां का दूध पीने के बाद में अपनी मां को लात मार देता है। अरस्तु के बारे में कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने प्लेटो के चरणों में अध्ययन किया था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है, तो प्लेटो के चरणों में अध्ययन किया, लेकिन प्लेटो के सिद्धांतों को अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ तीन गुरु शिष्य की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब प्लेटो के गुरु कौन थे?
सुकरात। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो हो गए और प्लेटो के शिष्य कौन हो गए? अरस्तु। तो अरस्तु का गुरु कौन हो गया? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन हो गया? सुकरात। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब ये बहुत लंबी बात है, मैं आपको मूलतः में राज्य का अर्थ समझना है बस कि किस युग में इसका क्या अर्थ लिया गया। तो सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण मैं सूत्र दे रहा हूं, ये सूत्र आपको संपूर्ण राजनीति विज्ञान को समझने में बहुत ही मदद करेगा बेटा। नोट करें आप सभी, जितेंद्र या संजय नोट करें। क्या बेटा मैंने संकेत दिया? व्यक्ति, परिवार, राज्य, क्या मतलब हुआ इसका? समझे बेटा इसको। देखो, प्लेटो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। क्या? आदर्श नगर राज्य व्यवस्था, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में स्पष्ट रूप में लिखा है कि राज्य का जन्म ना तो ओक के वृक्षों से हुआ है, ना चट्टानों से हुआ है, बल्कि राज्य तो व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य तो व्यक्ति का ही विराट रूप है। ये बात कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि प्लेटो को राजनीति दर्शन का जनक माना जाता है। नोट करें बेटा, राजनीति दर्शन का जनक कौन है? प्लेटो। यस। और राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। अब अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा है कि वास्तविक रूप में राज्य परिवार का विराट रूप है। राज्य क्या है? परिवार का विराट रूप है। डिफरेंस देखिए आप, प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। तो बेटा ध्यान देंगे, हमें यदि राज्य को ठीक से समझना है तो प्लेटो और अरस्तु की बात को स्वीकार करना होगा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। जो लोग ये कहते हैं राजनीति विज्ञान में सूत्र नहीं होते, ये राजनीति विज्ञान में सूत्र ही तो है। अगर आपको राज्य को समझना है तो क्या व्यक्ति को नहीं समझे? क्या व्यक्ति के स्वभाव को नहीं समझे? अगर आप व्यक्ति के स्वभाव को नहीं समझ सकते तो राजनीति को नहीं समझ सकते। और यदि आप परिवार को ही नहीं संभाल सकते, परिवार का संचालन नहीं कर सकते, परिवार को नहीं समझ सकते, तो आप राज्य को भी नहीं समझ सकते। तो एक बात पुनः दोहरा रहा हूं, प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। इसका मतलब ये होगा, एक बात तो स्पष्ट होगी। अगली बात बेटो, यहां पर वास्तव में प्राचीन यूनान में राज्य को, चाहे प्लेटो हो या अरस्तु हो, इन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। बेटा ध्यान देंगे, इन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। जैसा कि अरस्तु कह रहे हैं कि परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। तो स्वाभाविक रूप में नगर राज्य अस्तित्व में आ रहा है, यहां पर कोई समझौता नहीं हो रहा है, यहां पर कोई किसी भी रूप में क्रांति या संघर्ष नहीं हो रहा है, बल्कि वास्तविक रूप में हम कहें तो यहां किसी भी रूप में ईश्वर का या कोई देवताओं का रोल नहीं है, बल्कि राज्य का स्वाभाविक रूप में विकास हो रहा है। मतलब परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। किसने कही ये बात? अरस्तु ने कही है। परिवार का निर्माण किससे होता है? पति पत्नी संतान से होता है। तो स्वाभाविक रूप में एक परिवार से अनेकों परिवार बनते, अनेकों परिवारों से एक ग्राम बनता है, एक ग्राम से अनेकों ग्राम बनते, अनेकों ग्रामों से एक नगर राज्य बनता है, सिटी स्टेट। और नगर राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन मानते हैं दोनों, प्लेटो और अरस्तु। इसलिए बेटा नगर राज्य का जो वास्तविक रूप में उद्भव हो रहा है वो स्वाभाविक रूप में हो रहा है। इसलिए प्लेटो और अरस्तु ने, मतलब इन दोनों ने ही राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। ये बात भी आपको नोट करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था माना है। किसने? प्लेटो और अरस्तु ने। अर्थात प्राचीन यूनान में वास्तविक रूप में राज्य को एक नैतिक और स्वाभाविक संस्था माना जाता था और यह कहा जाता था कि वास्तविक रूप में व्यक्ति का विकास नगर राज्य के अंतर्गत ही हो सकता है, नगर राज्य के बिना नहीं हो सकता। जैसा कि अरस्तु ने कहा भी है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब वह मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य, व्यक्ति राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता। राज्य और समाज के बिना या तो देवता रह सकते हैं या फिर जो है पशु रह सकते हैं। इसलिए अरस्तु ने स्पष्ट कह दिया कि व्यक्ति स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। किसने की ये बात? अरस्तु ने, कि व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मीन्स राज्य और समाज के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, केवल देवता और पशु रह सकते। इसलिए बेटा यहां मूल बात ध्यान रखनी है कि वास्तविक रूप में प्लेटो के बाद में जब अरस्तु आते तो अरस्तु राज्य और समाज को एक साथ ले रहे हैं, तो यहां हम ये भी कहेंगे कि राज्य और समाज में अंतर नहीं मान के चल रहे हैं। आज राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत बातें, अब मैं पूरा प्लेटो और अरस्तु आपको समझाने लग जाऊं इसी बिंदु के संदर्भ में, तो बेटा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, अरस्तु राज्य का अर्थ बताते हुए क्या करें? राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है? अरस्तु बताए इसका अर्थ
कि राजनीतिक समुदाय जो कि, बेटा ध्यान देंगे, राजनीतिक समुदाय जो कि, राजनीतिक समुदाय शब्द का प्रयोग करें, राजनीतिक समुदाय। स्टेट शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले किसने किया है, आगे चल करके मैकियावली ने किया है, जैसा कि यहां पर आ जाएगा, आरंभ मैकियावली और 14वीं 15वीं शताब्दी में। तो वास्तविक रूप में इसका प्रयोग तो सबसे पहले किसने किया, मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है, ठीक है बेटा। तो वास्तव में स्टेट शब्द का प्रयोग मैकियावली ने किया। तो मैकियावली से पहले भी वास्तविक रूप में एक राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य मौजूद था, राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य मौजूद था, और राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य मौजूद था। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में यहां यह बात आ गई कि राज्य एक समुदाय के रूप में, राज्य एक शासन प्रबंध के रूप में, राज्य एक शक्ति के रूप में, ये जो मैकियावली के द्वारा स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया, इससे पहले भी मौजूद था। तो आप देख सकते प्राचीन यूनान में भी ये बात आ रही है। तो राजनीतिक समुदाय जो कि सभी समुदायों में सर्वोच्च है, सभी समुदायों में सर्वोच्च है। समाज में कितने समुदाय होते हैं, तो वास्तविक रूप में राजनीतिक समुदाय जो कि सभी समुदायों में सर्वोच्च है, तथा जिसमें सभी अन्य समुदाय समा जाते हैं, तथा जो सर्वोच्च सुख की कामना करता है। ये राज्य का अर्थ बताया अरस्तु ने। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक समुदाय जो कि सभी समुदायों में सर्वोच्च है, तथा जिसमें सभी अन्य समुदाय समा जाते हैं, तथा जो सर्वोच्च सुख की कामना करता है। मतलब राज्य के बारे में अरस्तु कह रहे हैं कि ये समुदायों का समुदाय, ये सबसे सर्वोच्च है और वास्तविक रूप में ये सर्वोच्च सुख की कामना करता है। अर्थात वास्तविक रूप में अरस्तु का कहना यह ये है कि व्यक्ति को सच्चा सुख राज्य के अंतर्गत ही मिल सकता है, बिना राज्य के बिना व्यक्ति को सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को यदि आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, तो राज्य में ही हो सकती है। राज्य के बिना, समाज के बिना उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता। अतः इसी कारण अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ठीक है बेटा। अब आगे मैंने यहां लिखा है राज्य समाज अंतर नहीं, मतलब यह वास्तविक रूप में इन्होंने, अरस्तु ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना है, इसलिए कह रहे कि व्यक्ति स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ठीक है बेटा। तो ये बात क्लियर होगी। तो यहां वास्तविक रूप में इन्होंने राजनीतिक समुदाय को जो है सभी समुदायों में सर्वोच्च माना है, ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो आज भी सभी समाज में जितने भी समुदाय होते हैं सर्वोच्च किसको माना जाता है बेटा, राज्य को तो माना जाता है, यस स्टेट को। भाई ये अलग बात है, कुछ समय स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, राजनीतिक समुदाय का प्रयोग किया जा रहा है। स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत किया है, प्रिंस राजा, ठीक है बेटा। अच्छा अगली बात आती है यहां कि नागरिकों के सुख को ही राज्य का सर्वोच्च सुख माना जाता था। वास्तविक रूप में यहां पर जो अरस्तु है इन्होंने नागरिकों के सुख को ही राज्य का सर्वोच्च सुख माना है। अब नागरिकों के सुख को, नागरिक का मतलब क्या है, तो अरस्तु नागरिक किसको कहते हैं, अरस्तु नागरिक केवल उसको कहते हैं जो कि वास्तविक रूप में न्याय व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है, केवल उसको नागरिक कहा जा रहा है। इसलिए बेटा यहां वास्तविक रूप में दास प्रथा मौजूद थी और सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होते थे। अब यहां पर सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होते थे, इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में यहां पर दासता मौजूद थी। और दास किसको कहते हैं अरस्तु, जो व्यक्ति स्वभाव से अपना नहीं होता है, बुद्धि से अपना नहीं होता है, बल्कि अपने मालिक का होता है, वो दास है। मतलब वास्तविक रूप में जो व्यक्ति स्वभाव से अपने मालिक का होता है, अपने स्वामी का होता है, जो व्यक्ति बुद्धि से अपने मालिक का होता है, वो दास होता है। कोई भी कार्य करता है तो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार करता है। इसलिए आप ये कहेंगे कि अरस्तु ने दास किसको कहा है, तो आप नोट करेंगे कि अरस्तु ने कहा है कि जो बुद्धि से, विवेक से अपना नहीं बल्कि अपने स्वामी का है, वो दास है। तो वास्तव में यहां पर अरस्तु ने नागरिक किसको कहा है, जो प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेगा, केवल वो ही नागरिक होगा। बाकी जैसे इन्होंने महिलाओं को महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, इसी के साथ में जो दास है उनको नागरिक नहीं माना है। तो डेफिनेटली यहां पर दास प्रथा मौजूद थी। तो मूल तो हमें यहां पर राज्य का अर्थ समझना है। तो राज्य का अर्थ ये अरस्तु के अनुसार मैंने लिख दिया है, ये राज्य का अर्थ मान के चल रहे हैं, ठीक है बेटा। प्राचीन यूनान, उसके बाद में आते प्राचीन रोम में राज्य का क्या अर्थ लिया जाता था। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्राचीन रोम में राज्य का अर्थ सिसरो से शुरू करते हैं। सिसरो कह रहे हैं कि प्रत्येक कॉमनवेल्थ लोगों का समझौता है और यदि उसे कायम रखना हो तो उसका प्रशासन किसी योजना के अनुसार होना चाहिए। अब ध्यान दें, प्राचीन रोम में राज्य का क्या अर्थ लिया जा रहा है। अब देखो भाव बदल रहा है। यहां पर तो भाव ये है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, एक स्वाभाविक संस्था है। यहां भाव ये हो गया। अब इसमें भाव क्या हो, क्योंकि मूल समस्या भाव से संबंधित है, तो भाव को तो समझना है हमें, तत्वों को तो समझना है हमें। तो यहां सिसरो कह रहे हैं कि प्रत्येक कॉमनवेल्थ जिसको कि वास्तव में हम राज्य से ही संबोधित कर सकते हैं, प्रत्येक कॉमनवेल्थ लोगों का समझौता है। मतलब प्रत्येक जो राजनीतिक समुदाय है
वो लोगों का समझौता है, और यदि उसे कायम रखना हो तो उसका प्रशासन किसी योजना के अनुसार होना चाहिए। अगर उस कॉमनवेल्थ को मान लीजिएगा कायम रखना है, उसको बरकरार रखना है, जारी रखना है, स्थापित रखना है, तो प्रशासन किसी योजना के अनुसार होना चाहिए। और जब प्रशासन योजना के अनुसार होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, राजनीतिक समुदाय होगा। तो यहां राज्य का अर्थ इस भाव में लिया जा रहा है। फिर रोमन धारणा के अनुसार कानून, समझौता, सरकार तथा पारस्परिक लाभ की प्राप्ति राज्य के मुख्य तत्व कहे जा सकते हैं। अब प्राचीन रोम में राज्य के तत्व क्या कहे जाएंगे? देखो यहां तो राज्य के तत्व वास्तविक रूप में क्या कहे जा रहे हैं, जैसे कि परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य, तो परिवार और ग्राम ये इसके तत्व हो गए। यहां पर क्या तत्व हो जाएंगे रोमन धारणा के अनुसार? कानून, समझौता, सरकार तथा पारस्परिक लाभ की प्राप्ति राज्य के मुख्य तत्व कहे जा सकते हैं। ठीक है बेटा। और इस रोमन काल में ही राज्य तथा कानून लगभग एक जैसे थे। मतलब यहां वास्तविक रूप में प्राचीन रोम के अंतर्गत राज्य तथा कानून लगभग एक जैसे थे। वास्तविक रूप में यहां इसका मूल भावार्थ यह है कि रोम के अंतर्गत राज्य तथा कानून का जो अर्थ लिया जाता था वह लगभग एक जैसा लिया जाता था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। हां, यहां यह बात ध्यान रखनी है कि प्राचीन रोम में वास्तव में राज्य को एक कानूनी संस्था माना जाता था बेटा, राज्य को एक कानूनी संस्था माना जाता था। यहां प्राचीन यूनान में राज्य को एक नैतिक संस्था माना जा रहा है, यहां राज्य को एक कानूनी संस्था माना जा रहा है। डिफरेंस देखेंगे आप, भाव में परिवर्तन आ गया। यहां राज्य एक नैतिक संस्था है, यहां राज्य एक कानूनी संस्था है। यस, हमको तो मूल भाव ही तो समझना है कि भावार्थ क्या लिया जा रहा है, और भावार्थ ही नहीं समझ रहे फिर आप स्टेट शब्द को कैसे समझ पाएंगे? स्पष्ट रूप में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और जब ये बात स्पष्ट नहीं होगी तो आप राजनीतिक विज्ञान नहीं समझ पाएंगे। और ये सारी बातें यदि समझ रहे हैं तो राजनीतिक विज्ञान समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। यस बेटा। इसके बाद में बेटा आता है तीसरा चरण या बिंदु, मध्य युग। मध्य युग में राज्य का अर्थ। अब आते हैं मध्य युग में, है ना। मध्य युग जिसको कि बेटा अंधकार का युग कहा जाता है, और ये मध्य युग ऐसा है जिसमें कि वास्तविक रूप में मैं ये कहूंगा कि पोप और सम्राट या चर्च और राजा के बीच में वास्तविक रूप में जो है संघर्ष रहा है। मतलब एक तरफ राज्य कह रहा है कि सर्वोच्च राज्य है, दूसरी तरफ पोप कह रहा है कि सर्वोच्च पोप है, या एक तरफ चर्च अपने आप को, चर्च जो कि ईसाई धर्म की संस्था है, चर्च कह रहा है कि मैं अपने आप में हम सर्वोच्च हैं, जबकि दूसरी तरफ सम्राट कह रहा है कि हम सर्वोच्च हैं। तो मध्य युग में वास्तविक रूप में हम ये कहें तो राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति के बीच में संघर्ष रहा है कि कौन सर्वोच्च हो। और लास्ट में जाकर के मध्य युग का जो प्रतिनिधि विचारक है संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य चर्च के अधीन होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि आधुनिक युग की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है मैकियावली से होता है, और मैकियावली के साथ ही वास्तविक रूप में मध्य युग का समापन होता है। इसलिए मैकियावली ने मध्य युग की सब बातों का खंडन कर दिया और स्पष्ट रूप में कह दिया कि चर्च राज्य के अधीन होगा और राज्य को सुप्रीम सर्वोच्च संस्था बता दिया। किसने? मैकियावली ने। इसलिए मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और वो स्टेट जिसको कि वास्तविक रूप में प्रभुत्व संपन्न माना है, किसने? मैकियावली ने। अब चल करके होब्स ने भी अपनी पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत राज्य को प्रभुत्व संपन्न माना है। लेवियाथन के अंतर्गत भी, ये बात मैं आगे बताऊंगा आपको एक एक करके। चलिए बेटा, अब यहां ये बात क्लियर हो रही है कि मध्य युग अंधकार का युग है। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। यहां राज्य वास्तविक रूप में हम ये कहें कि राज्य का अर्थ लगभग लुप्त हो गया। मतलब यहां तक राज्य की चर्चा हो रही है, लेकिन मध्य युग में राज्य का अर्थ लगभग लुप्त हो गया कि राज्य को किस अर्थ से संबोधित किया जाए। यहां पर इसका कोई अर्थ सामने उभर कर नहीं आया। किसमें? मध्य युग में। क्योंकि यहां तो जो लोग थे वो विश्वास के सहारे, आस्था के सहारे जीवन जी रहे थे, और जब विश्वास और आस्था के सहारे जीवन जिया जाता है तो बेटा वहां पर राजनीति का अभाव होता है। राजनीति का अभाव होता है, इसलिए यहां राज्य का अर्थ लगभग लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्य की धारणा के विकास में दो बाधाएं थी। मतलब मध्य युग में राज्य की जो धारणा है, राज्य की जो अवधारणा, इसके विकास में मुख्य दो बाधा थी कि भाई राज्य का अर्थ लुप्त क्यों हो गया, राज्य की धारणा का विकास क्यों नहीं हुआ यहां मध्य युग में। तो इसके सामने दो बाधाएं थी बेटा, एक तो था चर्च तथा दूसरा था सामंतवाद। प्रथम बाधा तो क्या है? चर्च कह रहा है कि सर्वोच्च हम है,
तथा दूसरी तरफ सामंतवाद है, सामंतवाद मौजूद था उस समय। बेटा चर्च तथा सामंतवाद मध्ययुग में राज्य की धारणा के विकास में दो बाधाएं थी। कौन कौन? चर्च तथा सामंतवाद। चर्च का मुखिया कौन होता था? पोप होता था। चर्च किसे कहते हैं? ईसाई धर्म की ये एक जो है संगठित संस्था है। कौन? चर्च। ठीक है बेटा। तो चर्च तथा सामंतवाद राज्य की धारणा के विकास में दो बाधाएं थी। कहां? मध्ययुग में। अब बेटा वास्तविक रूप में यहां क्या है, ध्यान देंगे कि चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म को राज्य धर्म स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप चर्च का हस्तक्षेप राजनीतिक मामलों में बढ़ने लगा। अब ध्यान दें क्या कि चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म को राज्य धर्म स्वीकार कर लिया गया। ईसाई धर्म को राज्य धर्म स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप चर्च का हस्तक्षेप राजनीतिक मामलों में बढ़ने लगा। मतलब चर्च का हस्तक्षेप राजनीतिक मामलों में बढ़ने लग गया और तभी तो ये कह दिया कि चर्च के अधीन राज्य रहेगा। जैसा कि मध्य के प्रतिनिधि विचारक संत थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिया में धर्म मीमांसा स्पष्ट रूप में बात लिखी है। संत थॉमस एक्विनास व्यापक रूप में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत मैंने मैकियावेली, एक्विनास ये सारे अपलोड कर रखे हैं बेटा। ठीक है। अब यहां दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रभाव के कारण चर्च राज्य के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल रहा। अब चूंकि यहां पर वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत प्रचलित था तो इसके प्रभाव के कारण चर्च राज्य के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल रहा। मतलब चर्च राज्य के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल रहा। और डेफिनेटली जैसा मैं कह रहा हूं मध्य युग के प्रतिनिधि विचारक संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि भाई जो राज्य होगा वो चर्च के अधीन होगा। ठीक है। क्यों होगा, क्या क्या कारण है, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में संत थॉमस एक्विनास के जितने भी लेक्चर हैं वो आप देखेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी बेटा। ठीक है। आप ध्यान दें यहां अब रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद अब धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि रोमन साम्राज्य का विघटन होता है और रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद सामंतवादी राज्यों का युग आया। अब सामंतवाद का युग आता है, मतलब रोमन साम्राज्य का तो धीरे धीरे पतन होता है और सामंतवादी राज्यों का युग आया जिसमें राज्य सामंतों की निजी जागीर के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब जिसके अंतर्गत जो राज्य था वह राज्य मीन्स राजनीतिक समुदाय, राज्य सामंतों की निजी जागीर के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब राज्य सामंतों की जागीर था, सामंतों के अधीन था, सब कुछ सामंत थे। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम, मैंने यहां लिख रखा है, इसका मतलब आशीर्वादम, जैसा कि आशीर्वादम ने कहा है कि वास्तविक रूप में मध्ययुग के अंतर्गत जो सामंत हैं वो सामंतों के हाथों में ही पूर्ण सत्ता आ जाती है। सामंतों के हाथों में पूर्ण सत्ता आ जाती है और सामंत फिर प्रदेशों के आधार पर मतलब जो है जागीरदारों में इसको विभाजित कर देते हैं और जागीरदार धीरे धीरे जमींदारों को इसको विभाजित कर देते हैं और जमींदार नौकर तथा दासों में उसको बांट देते हैं। किसको? जमीन को। तो वास्तविक रूप में यहां हम ये कहेंगे कि विशेषकर जो सत्ता थी वह सामंतों के हाथों में थी, इसलिए वास्तव में यहां राज्य सामंतों की निजी जागीर के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। कब? रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद, जब सामंतवादी राज्यों का युग आया तो इसमें सब कुछ कौन थे? सामंत थे। और बेटा इसमें एक कठोर ग्रह व्यवस्था कायम हुई और राज्य समाज में विलीन हो गया। अब ध्यान दे, मतलब इसमें ही किसमें जो ये यहां मैंने लिखा है कि ये सामंतवादी राज्यों का युग आया, इस सामंतवादी राज्यों के युग में क्या हुआ? एक कठोर वर्ग व्यवस्था स्थापित हुई, कायम हुई और राज्य समाज में विलीन हो गया। मतलब जो ये राज्य है, ये जो राज्य है वह समाज में विलीन होगा, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा सामंत प्रदेश के आधार पर जमीनों को विभाजित करें, जागीरदारों में जागीरदार जमींदारों को दे रहे और जमींदार नौकर तथा दासों बांट देते और जो नौकर तथा दास होते हैं ये मेहनत करते हैं बेचारे, बस इनको खाने के लिए दे दिया जाता है, बाकी सारा हिस्सा जमींदार लेते हैं। फिर जमींदार से ऊपर जागीरदार होते हैं और जागीरदार से ऊपर कौन होता है बेटा? सामंत होता है। तो वास्तविक रूप में सत्ता किसके हाथों में होती है? यहाँ सामंत के हाथों में होती है। इसलिए राज्य सामंतों की निजी संपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब राज्य जो है सामंतों की जागीर है, निजी जागीर है। तो यहां पर स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि सब कुछ कौन है? सामंत है। इसलिए कठोर व्यवस्था कायम हुई और राज्य समाज में विलीन हो गया। कहां बेटा? ये प्राचीन जो ये रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ये पुनरुत्थान, जिसको कि पुनर्जागरण कहा जाता है। अब यह पुनर्जागरण क्या हो रहा है कि भी धीरे धीरे वास्तविक रूप में अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स वो
पढ़ने के लिए मिली। और यहाँ ये कहा गया कि आस्था और विश्वास के सहारे जीवन नहीं जिए, बल्कि वास्तविक रूप में विवेक का भी थोड़ा प्रयोग किया जाए, विवेक के आधार पर हम अपना जीवन जिए। ऐसी स्थिति में व्यवस्था स्थापना के प्रयास किया गया, मतलब पुनर्जागरण, पुनरुत्थान तथा धर्म सुधार में भी सुधार किया गया। धर्म सुधार ने सामंतवाद को काफी क्षति पहुंचाई और सम्राटों को प्रभुत्व का अवसर प्राप्त करने का मौका दिया। मतलब फिर इसके बाद पुनर्जागरण आता है। धर्म सुधार ने सामंतवाद को काफी क्षति पहुंचाई। अब ये जो सामंतवाद है, सामंतवादी राज्यों का युग था, ये धीरे धीरे धर्म सुधार और पुनर्जागरण आंदोलन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसकी स्थिति कमजोर पड़ गई, फीका पड़ता चला गया, इसको क्षति पहुंची, नुकसान हुआ। और इससे फिर क्या हुआ, सम्राटों को, राजाओं को प्रभुत्व का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब फिर जो है वापस सम्राटों के हाथों में सत्ता आना प्रारंभ हो गई। यहां पर अब यहां तक पहुंच गए हम। इसके बाद फिर चौथा चरण आता है आरंभिक आधुनिक युग में राज्य का। अब यहां वास्तविक रूप में जो मध्य युग है, मध्य युग का समापन होता है जब सम्राटों को प्रभुत्व का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो वास्तविक रूप में मध्य युग धीरे धीरे समाप्ति की ओर होता है। जैसा कि मैंने कहा कि वास्तविक रूप में जो मैकियावली है, मैकियावली से ही आधुनिक युग का प्रारंभ होता है और मध्य युग का समापन होता है। कहां से बेटा, मैकियावली से। और मैकियावली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, यस द प्रिंस, राजा, याद रखना है आपको, ठीक है। ये वही मैकियावली जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। चलिए बेटा, अब आरंभिक आधुनिक युग में राज्य का क्या अर्थ रहा है बेटा, ध्यान देंगे। मैंने यहां लिखा आरंभ मैकियावली से। अब समझे यहां बेटा, वास्तविक रूप में आधुनिक युग का जो आरंभ होता है वह मैकियावली से ही होता है। हालांकि यहां पर जीन बोंदा का भी नाम लिया जाता है, लेकिन मुख्यतया आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो पिता जनक माना जाता है वो मैकियावली को ही माना जाता है। मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों माना जाता है, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, अपनी लिस्ट में देखेंगे, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, ठीक है बेटा। बहुत व्यापक रूप में समझा रखा है मैंने वहां। तो आरंभिक आधुनिक युग में राजा के क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या तत्व हो रहा है, आप इसको समझें। आधुनिक युग का जो आरंभ होता है वह किससे होता है बेटा, मैकियावली से। मतलब मैकियावली ने वास्तविक रूप में अपनी पुस्तक द प्रिंस में सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले स्टेट, राज्य शब्द का प्रयोग किया खुल करके, ठीक है। इससे पहले संत थॉमस एक्विनास ने प्रांत शब्द का प्रयोग तो किया था, प्रांत शब्द का प्रयोग तो किया था कि कई नगर राज्यों को मिलाकर के प्रांत का निर्माण किया जा सकता है और वह प्रांत नगर राज्य शक्तिशाली होगा, ये तो कहा था एक्विनास ने। लेकिन स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावली ने किया, ये ध्यान रखना है आपको बेटा। अब 14वीं और 15वीं शताब्दी में वास्तव में प्रभुत्व में वृद्धि हुई। मतलब 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो ये सम्राट था, सम्राट के प्रभुत्व में वृद्धि हुई। प्रभुत्व या प्रभुसत्ता किसको कहते हैं, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसको संप्रभुता या प्रभुसत्ता कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसको प्रभुसत्ता कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि राज्य आंतरिक रूप में सर्वोच्च होगा और बाहरी रूप में स्वतंत्र रहेगा। आंतरिक रूप में सर्वोच्च का मतलब यह है कि आंतरिक रूप में कोई भी समुदाय राज्य को चुनौती देने वाला नहीं होगा, सभी समुदाय राज्य के अधीन होंगे। और बाहरी रूप का मतलब यह है कि राज्य बाहरी रूप में किसी भी राज्य के साथ किसी भी रूप में संधि या समझौता करता है तो किसी भी राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी रूप में स्वतंत्र होता है। इसलिए राज्य वास्तविक रूप में संप्रभु कब होता है, आप फिर बता रहा हूं कि प्रभु सत्ता का अर्थ होता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति, और सर्वोच्च शक्ति का मतलब होता है कि राज्य आंतरिक रूप में सर्वोच्च होता है, बाहरी रूप में स्वतंत्र होता है। जैसा कि आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि भारत वास्तविक रूप में संप्रभु राज्य है। क्यों है, क्योंकि 1947 से पहले हम ब्रिटेन के अधीन थे, तो उस समय हम केवल एक देश तो थे, राष्ट्र तो थे, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य नहीं थे। 47 के बाद में हम राज्य बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि अब हम संप्रभु है, हम आंतरिक रूप में भी सर्वोच्च है, बाहरी रूप में स्वतंत्र है। आंतरिक रूप में सर्वोच्च इसलिए कि वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जितने भी समुदाय हैं वो सभी राज्य के अधीन है, और बाहरी रूप में स्वतंत्र इसलिए कि आज भारत किसी भी देश से कोई संधि करता है, समझौता करता है, तो हमें किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम स्वतंत्र है, किसी भी देश से किसी भी प्रकार की संधि या समझौता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब 14वीं 15वीं शताब्दी में प्रभुत्व में वृद्धि हो जाती है और राज्य का विचार सम्राट में विलीन हो गया। अब ध्यान देंगे, अब यहां जो राज्य का विचार है वो सम्राट में विलीन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर वास्तविक रूप में सम्राट ही प्रभुत्व संपन्न बन गया, शक्तिशाली बन गया। और जैसा कि फिर हॉब्स ने
अपनी पुस्तक लेवियाथन में, बेटा आप नोट करें, हॉब्स ने अपने, हॉब्स जो कि एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही समझौतावादी विचारक है। आप यदि हॉब्स, लॉक और रूसो को व्यापक रूप में समझना चाहते हैं तो मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो इनके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। ठीक है बेटा, तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, लेवियाथन का हिंदी अर्थ होता है एक विशालकाय महामानव या एक विशालकाय जल जंतु, एक विशालकाय महामानव। जैसा कि लेवियाथन मतलब हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ में ही, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ में ही एक विशालकाय महामानव का चित्र दिया है, जिसके उदर में, पेट में संपूर्ण जनता को दिखा रखा है, दर्शाया है। इसका मतलब यह है कि वहां सम्राट को वास्तविक रूप में निरंकुश माना है, सर्वोच्च माना है, अर्थात यहां सम्राट को सारी शक्ति सुपुर्द कर दी है, जनता के हाथों में कुछ भी नहीं है। केवल हां, जनता को आत्म संरक्षण का अधिकार जरूर है, क्योंकि जो समझौता हो रहा है वह समझौता लोगों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए किया है। आत्म संरक्षण के अधिकार के अलावा लोगों के पास कोई अधिकार मौजूद नहीं है। इसलिए हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत वास्तविक रूप में सम्राट को निरंकुश शक्ति सुपुर्द कर दी है। इसलिए यहां कहा कि राज्य का विचार सम्राट में विलीन हो गया। तो हॉब्स ने ऐसे राज्य को प्रस्तुत किया जो शक्ति, सर्वोच्चता, निरंकुशता का प्रतीक है। मतलब हॉब्स ने एक ऐसे राज्य को प्रस्तुत किया जो शक्ति, सर्वोच्चता और निरंकुशता का प्रतीक है। स्पष्ट है, हॉब्स ने जब सामाजिक समझौते की बात की तो हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि यहां जो समझौता हो रहा है वह लोगों के बीच में हो रहा है। यहां पर समझौते में शासक या राजा सम्मिलित नहीं है, मतलब शासक या राजा समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए राजा किसी भी रूप में कैसा भी आदेश दे सकता है और जनता को किसी भी रूप में आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं। हां, एक अधिकार दिया है, आत्म संरक्षण का अधिकार, और यह अधिकार वो अधिकार है जिसको हॉब्स के बारे में कह सकते हैं कि यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आत्म संरक्षण का अधिकार दिया है जनता को। इसी अधिकार के कारण हॉब्स को व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी कहा जाता है। यह बात भी सत्य है कि निरंकुशतावाद का समर्थक है हॉब्स। हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व भी हैं, लेकिन हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व भी हैं। हॉब्स वास्तविक रूप में व्यक्तिवाद के तत्व इसलिए कि हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि एक व्यक्ति को यह लगता है कि अब मेरा जीवन संकट में है तो ऐसी स्थिति में वह सरकार के किसी भी आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर दो राष्ट्रों के बीच युद्ध की घोषणा हो जाती है और मान लीजिए कि एक व्यक्ति सेना में है और उसको यह लग रहा है कि अब मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है तो वह सेना से भाग सकता है। हॉब्स कह रहा है ये बात। तो आज की आधुनिक सरकारें क्या व्यक्ति को अधिकार दे सकती है? हरगिज नहीं दे सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। तो बेटा, हॉब्स ने वास्तविक रूप में एक ऐसे राज्य को प्रस्तुत किया जो शक्ति, सर्वोच्चता, निरंकुशता का प्रतीक है। अब यहां पर राज्य का अर्थ हो गया, राज्य का भाव स्पष्ट हो रहा है कि यहां राज्य वास्तविक रूप में सर्वोच्च होगा, निरंकुश होगा और ये एक शक्तिशाली होगा, और जो शक्ति होगी वो सम्राट के हाथों में होगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में फिर व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ा और पूंजीवाद ने सर्वप्रथम आर्थिक सुविधाओं की मांग की तथा राज्य बंधनों से मुक्ति चाहिए। मतलब यहां जो ये आर्थिक सुविधाओं की मांग की थी इन्होंने, किसने? पूंजीवाद ने। तो इन्होंने ये कहा कि भाई राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, मतलब आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, मतलब राज्य के बंधन से मुक्ति चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद में जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ने सीमित सरकार की कामना की जो गैर हस्तक्षेप वाली हो। अब ध्यान देंगे, अब यहां हॉब्स तो विशेषकर एक निरंकुश शासन की बात कर रहे हैं, लेकिन जॉन लॉक और बेंथम चूंकि यहां जो पूंजीवाद है ये स्पष्ट रूप में कह रहा है कि भाई आर्थिक सुविधाओं की मांग तो कर रहा है लेकिन राज्य के बंधन से मुक्ति चाहता है। ये कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम, और जेरेमी बेंथम और जॉन लॉक सीमित सरकार की बात कर रहे हैं, जबकि हॉब्स असीमित सरकार की बात कर रहे हैं कि भाई जो शासक होगा उसके पास असीमित अधिकार होंगे, जैसे कि स्पष्ट लिखा है यहां जो शक्ति, सर्वोच्चता, निरंकुशता का प्रतीक है, निरंकुश होगा। लेकिन यहां जॉन लॉक और बेंथम सीमित सरकार की बात कर रहे हैं, असीमित सरकार की बात नहीं कर रहे। अब सीमित सरकार की कामना की जो गैर हस्तक्षेप वाली हो, मतलब आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधि में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा, राज्य कम से कम कार्य करेगा। ये बात जॉन लॉक और बेंथम कह रहे हैं। ठीक है बेटा। और यही बात, यह व्यक्तिवाद का आरंभ था। मतलब जो ये गैर हस्तक्षेप वाली बात आ रही है कि भाई मतलब एक प्रकार से अहस्तक्षेप की नीति को अपनाएगा राज्य। अब राज्य अहस्तक्षेप की नीति को अपनाएगा, इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधि में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आर्थिक गतिविधि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही जो विचार है यह व्यक्तिवाद का आरंभ था।
ये क्या था? व्यक्तिवाद का आरंभ। व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही बल दिया जा रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति विवेकवान है, वह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों में राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहां पर सीमित सरकार की बात की जा रही है, राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए यहां गैर हस्तक्षेप वाली क्या हो? सरकार हो। इसे पूंजीवादी व्यवस्था का आरंभ भी कहा जा सकता है। मतलब इसी को पूंजीवादी व्यवस्था का आरंभ भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था स्पष्ट रूप में कहती है कि भाई आर्थिक गतिविधि में राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या? आर्थिक गतिविधि में राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था अहस्तक्षेप के सिद्धांत को मानती है। व्यक्तिवादी विचारधारा भी अहस्तक्षेप के सिद्धांत को मानती है कि भाई आर्थिक क्षेत्र में राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब राज्यों को कम से कम कार्य करने चाहिए, ये बात कहता है। तो इसलिए इसे पूंजीवादी व्यवस्था का आरंभ भी कहा जा सकता है। नोट करेंगे, इसे पूंजीवादी व्यवस्था का आरंभ भी कहा जा सकता है। ये हो गया आरंभिक आधुनिक युग में राज्य का अर्थ। इसके बाद में हम आते हैं आधुनिक युग में राज्य। आधुनिक युग में, समसामयिक समय में, इसमें राज्य के अर्थ को समझने के लिए उन मूल निष्कर्षों को जानना जरूरी है जो अतीत की सामाजिक परिस्थितियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। और आधुनिक विचार के मूल निष्कर्ष निम्न है, जो कि 3 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मतलब आधुनिक युग में राज्य का अर्थ को यदि समझना है तो उन मूल निष्कर्षों को जानना जरूरी है जो अतीत की, प्राचीन समय से, जो अतीत की सामाजिक परिस्थितियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब ये अतीत की, प्राचीन काल की परिस्थितियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जो निष्कर्ष वो ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। ठीक है बेटा। अब ये तत्व कौन कौन से मैंने लिखा है? आधुनिक विचार के मूल निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है, ऐसे लिखेंगे संक्षेप में इस प्रकार है। कै ख गए 3 बातें हैं ये। पहला, राज्य एक समुदाय के रूप में। अब वास्तविक रूप में यहां आधुनिक युग में राज्य को एक समुदाय के रूप में माना जाता है। क्या मतलब है इसका? कि समुदाय किसी ऐसे संगठित समूह का नाम है जो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास करता है। बेटा ध्यान दे, सबसे पहले तो समुदाय समझे। किसको कहते हैं समुदाय? कि समुदाय किसी ऐसे संगठित समूह का नाम है जो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास करता है, इसे समुदाय कहते हैं। तो राज्य एक समुदाय के रूप में, मतलब आधुनिक युग में राज्य को एक समुदाय के रूप में लिया जाता है। और वैसे देखा जाए तो आप देखिएगा, प्राचीन यूनान में स्वयं अरस्तु ने कहा राजनीतिक समुदाय, जो कि सभी समुदाय में सर्वोच्च है, तो समुदाय शब्द का प्रयोग तो यहां भी किया गया। इसलिए बेटा राज्य एक समुदाय के रूप में है। अब चाहे वो कोई भी युग रहा हो, उसमें राज्य को किसी न किसी रूप में समुदाय के रूप में तो माना ही गया है। ठीक है बेटा। अब जैसे परिवार, राजनीतिक दल है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, नगर निगम, वैसे ही समुदाय हैं जैसे कि राज्य है। लेकिन चूंकि राज्य अन्य समुदायों से अलग है, अन्य समुदायों से अलग क्यों है? क्योंकि अंतिम रूप में जो बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति होती है बेटा, वो राज्य के पास ही होती है, राज्य के पास होती है। इसीलिए वास्तविक रूप में राज्य अन्य समुदायों से अलग है, जैसा कि इन 2 बिंदुओं से स्पष्ट होगा। दूसरा है राज्य शासन प्रबंध के रूप में। अब चूंकि जो ये अन्य समुदाय जैसे परिवार, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, नगर निगम, ये वास्तव में राज्य शासन प्रबंध के रूप में नहीं है। शासन का प्रबंध केवल राज्य करता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ शासन प्रबंध ही समुदाय का दूसरा नाम है। मतलब वास्तव में जो राजनीतिक समुदाय शासन प्रबंध का ही दूसरा नाम है। और शासन प्रबंध क्या होता है? शासन प्रबंध शॉर्ट में लिखा मैंने, शासन प्रबंध नियमों तथा उपनियमों के उस समूह से है जिसके अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्यान देंगे, फिर से बोल रहा हूं, शासन प्रबंध नियमों तथा उपनियमों के उस समूह से है जिसके अभाव में, अलावा नहीं है, अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब शासन प्रबंध नियमों तथा उपनियमों के उस समूह से है जिसके अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती, वो शासन प्रबंध है। ठीक है बेटा। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य स्वयं शासन प्रबंध अर्थात सरकार है। क्या? राज्य स्वयं शासन प्रबंध अर्थात सरकार है। वास्तव में देखिए तो राज्य अपने आप में अमूर्त है और राज्य की इच्छा के व्यक्ति किसमें होती है बेटा? सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो वाकई राज्य की इच्छा के व्यक्ति किसमें होती है? सरकार में होती है। तो आधुनिक युग में राज्य का अर्थ एक समुदाय के रूप में लिया जा रहा है, राज्य का अर्थ एक शासन प्रबंध के रूप में लिया जा रहा है, और तीसरा राज्य शक्ति के रूप में। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य का अर्थ आधुनिक समय जो लिया जाता है वह एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में लिया जाता है। जैसे डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ बताते हुए कहा है कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था है। भाई डेविड स्टन ने
डेविड ईस्टन ने राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया आधुनिक समय में, जिससे कि दुनिया की राजनीति को समझा जा सके। तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि मूल्यों का सत्तात्मक विधान ही राजनीतिक व्यवस्था है। तो वास्तविक रूप में जो बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति होती है वह केवल डेविड ईस्टन करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के पास होती है, राजनीतिक व्यवस्था के पास होती है। तो इस रूप में यहाँ पर यह बात आ रही है कि वास्तविक रूप में जो बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं केवल राज्य के द्वारा ही लिए जाते, अन्य समुदाय के द्वारा नहीं लिए जा सकते। क्या परिवार के द्वारा, क्या राजनीतिक दल के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा, नगर निगम के द्वारा पूरे देश के लिए कोई बाध्यकारी निर्णय लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। बाध्यकारी निर्णय केवल राज्य ही ले सकता है, इसलिए राज्य शक्ति के रूप में इसका अर्थ लिया जा रहा है। तो राज्य शक्ति का साकार मूर्त रहा है। ध्यान दे, राज्य शक्ति का साकार मूर्त रहा है। बेटा ध्यान दे, राज्य शक्ति का साकार मूर्त रहा है। राज्य की शक्ति एक बाध्यकारी शक्ति, मतलब राज्य की जो शक्ति एक बाध्यकारी शक्ति है, कैसी है? इसे मान लीजिएगा, राज्य बल का प्रयोग करता है तो किसके माध्यम से करता है? सेना के माध्यम से करता है, पुलिस के माध्यम से करता है। तो वास्तविक रूप में राज्य बल का प्रयोग इन सेना और पुलिस के माध्यम से करता है, लेकिन ये राज्य ही सेना और बल के ऊपर, मतलब सेना और जो है पुलिस है, इसके ऊपर नियंत्रण भी रखता है, इसका प्रयोग भी करता है, उनके ऊपर नियंत्रण भी रखता है। इसलिए राज्य की शक्ति एक बाध्यकारी शक्ति है। अगर राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में दंड की व्यवस्था भी की जाती है। हालांकि ये बात सत्य है कि राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है और सरकार में कानून व्यवस्थापिका बनाता है, कानूनों को लागू कार्यपालिका करता है और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को जो दंड देने का कार्य होता है न्यायपालिका का होता है। ये बात स्पष्ट है, ठीक है बेटा। तो डेफिनेटली राज्य की शक्ति एक बाध्यकारी शक्ति है, जबकि अन्य समुदाय की शक्ति बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है बेटा, केवल राज्य की होती है। आधुनिक समय में इसका अर्थ लिया जा रहा है। और फिर अंत में मैंने यहां लिखा है निष्कर्ष रूप में, ये तीन बातें होगी। अब देखो फिर मैं दोहरा रहा हूं बेटा, राज्य एक समुदाय के रूप में, राज्य शासन प्रबंध के रूप में और राज्य शक्ति के रूप में, वास्तविक रूप में ये तीनों निष्कर्ष ऐसे हैं जो कि भाव के रूप में प्रत्येक युग में आपको मिलेंगे। प्रत्येक युग में, भाव के रूप में प्रत्येक युग में ये तीनों बिंदु आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अंत में मैंने लिखा है कि राज्य के उद्देश्य में आज भिन्नता है, अर्थात राज्य के जो उद्देश्य हैं आधुनिक समय में उनमें अंतर है। कैसे? जैसे उदारवादी राज्य के उद्देश्य अलग होंगे, समाजवादी राज्य के उद्देश्य अलग होंगे, और तीसरे संसार मतलब जो विकासशील देशों के राज्य हैं उनके उद्देश्य अलग होंगे। तो डेफिनेटली विचारधारा के आधार पर देशों में तो अंतर है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, राज्य के उद्देश्य में आज भिन्नता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसका स्वरूप, मतलब राज्य का जो स्वरूप है, उसका जो मूल भाव है वह समुदाय, शासन प्रबंध तथा एक शक्ति पहले जैसा ही है। बेटा इसको अंतिम जो निष्कर्ष रूप में मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसको समझे, बड़ी गहराई में जाएंगे यहां थोड़ा आप। देखो, राज्य के उद्देश्यों में आज भिन्नता है, इसका क्या मतलब है कि देखो राज्य के जो उद्देश्य है ना, जैसे आधुनिक समय में हम देखते हैं उदारवादी राज्य का उद्देश्य अलग हो गया, जैसे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देगा बेटा। समाजवादी राज्य का उद्देश्य अलग होगा, वो समानता के ऊपर बल देगा। भाई उदारवादी राज्य स्वतंत्रता पर बल दे रहा है, समाजवादी राज्य समानता पर बल दे रहा है। और जो तीसरा संसार मतलब जो विकासशील देश है उनके उद्देश्य अलग है, वहां पर अभी स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि राजनीति विज्ञान की भी मुख्य समस्या यही है, न्याय की भी समस्या यही है कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। तो तीसरी दुनिया के अंतर्गत अभी विशेष रूप में मैं कहूंगा कि कोई मॉडल ही वास्तविक रूप में तय नहीं किया गया कि हम किस प्रतिरूप का, किस मॉडल का अनुकरण करें। तो डेफिनेटली राज्य के उद्देश्यों में अंतर है, उदारवादी देशों में अलग है, समाजवादी देशों में अलग है, तीसरी या विकासशील देशों में अलग है, उद्देश्य तो अलग अलग है। फिर मैंने लिखा लेकिन उसका स्वरूप, मतलब राज्य का स्वरूप क्या? समुदाय, शासन प्रबंध तथा एक शक्ति। समुदाय, यहां ये तीन बातें होगी ना, समुदाय के रूप में, फिर लिखा है शासन प्रबंध, राज्य शासन प्रबंध के रूप में, फिर लिखा तथा एक शक्ति, यहां लिखा मैंने राज्य शक्ति के रूप में, एक शक्ति पहले जैसा ही। मतलब जो राज्य का स्वरूप है वह समुदाय के रूप में, शासन प्रबंध के रूप में और राज्य शक्ति के रूप में ये पहले जैसा ही है। मतलब प्राचीन काल में अगर हम अरस्तु की बात करते हैं बेटा, तो यहां देखो ऑप्शन देखो, राज्य एक समुदाय के रूप में तो अरस्तु समुदाय की बात कर रहा है, यस। दूसरा राज्य शासन प्रबंध के रूप में तो यहां प्रवासी के रूप में इसको सर्वोच्च माना जा रहा है, तो शासन प्रबंध भी किया जा रहा है। और राज्य शक्ति के रूप में तो डेफिनेटली यहां जिसमें सभी अन्य समुदाय समा जाते हैं तथा जो सर्वोच्च
सुख की कामना करते, जिसमें सभी अन्य समुदाय समझ आते हैं। इसका मतलब यहाँ शक्ति के रूप में इसका अर्थ बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली अरस्तु की परिभाषा के अंतर्गत ये तीनों बिंदु मौजूद है, तीनों निष्कर्ष मौजूद है। इसलिए बेटा वास्तव में निष्कर्ष में आप ये कहेंगे कि राज्य के उद्देश्यों में आज भले ही भिन्नता हो, राज्य के उद्देश्य भले ही अलग अलग हो, विचारधारा के अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी, अर्थात पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उदारवादी विचारधारा में अलग है, समाजवादी विचारधारा में अलग है, विकासशील देशों में अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका स्वरूप, राज्य का जो स्वरूप है वो स्वरूप एक समुदाय के रूप में, शासन प्रबंध के रूप में तथा एक शक्ति के रूप में पहले जैसा ही है। पहले जैसा ही है इसका मतलब ये प्राचीन यूनान है, प्राचीन रोम के अंतर्गत मध्य युग में राज्य का अर्थ लुप्त हो जाता है, उसके बाद में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ले आप आधुनिक युग में देखेंगे तो, और आधुनिक युग में देखेंगे तो डेफिनेटली ये तीनों बातें कै ख गए आपको सर्वत्र दिखाई देंगी। इसलिए आप लिखेंगे यहां कि राज्य के उद्देश्यों में आज भिन्नता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या, समुदाय के रूप में, शासन प्रबंध के रूप में तथा एक शक्ति के रूप में पहले जैसा ही। मतलब राज्य एक समुदाय के रूप में, राज्य शासन प्रबंध के रूप में और राज्य शक्ति के रूप में, ये इसका स्वरूप है और ये स्वरूप पहले जैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और आगे भी राज्य के ये जो स्वरूप है ये तीनों बिंदु किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। ठीक है बेटा। और इससे भी आगे हम बढ़ाना चाहें वास्तविक रूप में, आगे हमारा स्वप्न ये, सपना ये कि भाई वास्तविक रूप में राज्य को एक हम कहें विश्व राज्य के रूप में बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि भाई एक विश्व राज्य की स्थापना हो और विश्व राज्य की स्थापना होने के बाद में एक विश्व सरकार की स्थापना हो, जिससे कि हम पूरी दुनिया में शांति की स्थापना कर सकें, दुनिया में कभी युद्ध ही ना हो। लेकिन विश्व राज्य की स्थापना करना, विश्व सरकार की स्थापना करना इतना आसान काम नहीं है। ये एक हम कह सकते हैं कि कपोल कल्पना मात्र हो सकती है, बाकी यथार्थ के धरातल पर इसको लागू करने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो बेटा ये हो गया ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का अर्थ। मैंने 5 चरणों के माध्यम से आपको किस किस चरण में, किस किस युग में राज्य को किस भाव से देखा गया, राज्य के क्या तत्व रहे, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। ये सब बातें आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली राज्य की अवधारणाओं को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो लेक्चर होगा बेटा वो राज्य की परिभाषाएं, राज्य के तत्व और राज्य की विशेषताओं से संबंधित होगा। मतलब इससे अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम 3 बातें लेंगे, राज्य की परिभाषाएं, राज्य के तत्व, राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसको व्यापक रूप में समझाऊंगा, और राज्य की विशेषताएं। अगले लेक्चर में 3 बातें लेंगे, मतलब क्रमबद्ध रूप में मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा, जिससे कि राज्य की अवधारणाओं को आप विस्तृत व्यापक रूप में ठीक से समझ सकें। ठीक है बेटा। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।